नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RD Study 99 में। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो सोर्सेस हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्रोतों की बात करें तो स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। यानी कि यदि हमने इतिहास को जानना है, इतिहास को लिखना है, तो हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। तो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनके अंतर्गत जैसे कोई कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए, या मूर्तियां हो गई, या स्मारक या भवन हो गए, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, या अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोतों को देखें तो इसके अंतर्गत उस टाइम पे जो साहित्य लिखे गए हैं वो आते हैं, या पुस्तक उस टाइम पे जो लिखी गई है वो आते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, या जो विदेशी यात्री भारत में आते थे और भारत में उन्होंने जो देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो उसको एक पुस्तक में लिख देते थे। जैसे आपने इंडिका का नाम सुना होगा, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, उसके माध्यम से भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को देखें तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अभी हमने देखा था कि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, भवन एवं स्मारक आते हैं, मूर्तिकला हो गया या चित्रकला हो गया, ये सारी चीजें आती है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा भारतीय साहित्य और एक है विदेशी साहित्य। तो जो भारतीय साहित्य होते हैं इसके अंतर्गत एक तो धार्मिक साहित्य हो गए, जैसे कि ब्राह्मणों ने कुछ साहित्य लिखे, बौद्ध ने कुछ साहित्य लिखे, या जो जैन साहित्य होते हैं इनके बारे में भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक है संगम साहित्य, और संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि इनको हम सेकुलर लिटरेचर बोलते हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर हम देखें कि जो विदेशी साहित्य होते हैं, तो जो विदेशी यात्री उस टाइम पे भारत आए होंगे, किसी शासक के दरबार में रहे होंगे, उन्होंने जो भारत के बारे में देखा, भारत के बारे में महसूस किया, या जिस राजा के शासनकाल में वे आए उनके शासनकाल के बारे में उन्होंने लिखा कि अच्छा था या कैसा उनका शासन था, तो उनसे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो बढ़ते हम आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पहला पुरातात्विक स्रोत है वो है अभिलेख। तो अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और जो अभिलेख होते हैं ये या तो ये पत्थरों के ऊपर खुदे मिलते हैं, या ये कोई जैसे मेटल हो गया, मेटल के ऊपर इनको उत्कीर्ण किया जाता था, या धातु के ऊपर इनको लिखा जाता था। तो जो ये अभिलेख होते हैं इनमें साहित्यिक साक्ष्य के भांति परिवर्तन करना असंभव होता है, इसलिए इसमें जो वर्णित इतिहास होता है वो अधिक विश्वसनीय होता है। जैसे आप इसको देखेंगे दोस्तों, जो ये चित्र आप देख रहे होंगे ये एक अभिलेख का चित्र है, ये खुदा है पत्थर के ऊपर। तो पत्थर के ऊपर इन अभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया है दोस्तों। हालांकि जो ये अभिलेख होते हैं इनमें तिथि अंकित नहीं होती है, लेकिन जो इनके अक्षरों की बनावट होती है उसके आधार पर हम मोटे तौर पर निर्धारित कर सकते हैं कि यह अभिलेख किस टाइम का लिखा गया होगा दोस्तों। तो जो ये अभिलेख है, आखिर इन अभिलेखों से हमें पता क्या चलता है, तो जिस राजा के टाइम पे ये अभिलेख उत्कीर्ण किए गए होंगे, हमें समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक या जो सांस्कृतिक दशा होती है उस टाइम की, उसके बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, कि वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, या वहाँ पे जो आर्थिक एक्टिविटीज़ होती थी या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो कैसी थी। तो इनके बारे में हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों के माध्यम से। फिर अगर हम बात करें तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है हमें मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त होता है दोस्तों। तो मध्य एशिया में एक जगह है बोगजगोई, तो बोगजगोई से ये अभिलेख हमें
प्राप्त होता है। और इस पर जो हमारे वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनके हमें नाम मिलते हैं दोस्तों। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो जो अशोक के अभिलेख हैं ये अति महत्वपूर्ण है। और जो अशोक के अभिलेख थे इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान ने पढ़ा था दोस्तों। तो ये अभिलेख, अगर हम इन अभिलेखों को देखें तो ये सरकारी और निजी दोनों तरीकों के हो सकते हैं दोस्तों। तो जो सरकारी अभिलेख हैं दोस्तों ये राज कवियों के द्वारा अपने राजा के लिए लिखे जाते थे, उनके लिए लिखे जाते थे। और जो निजी अभिलेख होते हैं दोस्तों ये या तो हमें मंदिरों पर देखने को मिलते हैं या ये हमें मूर्तियों पर देखने को मिलते हैं। फिर अगर आप इस चित्र को देखें तो जो चित्र आप देख रहे हैं ये है बोगजगोई अभिलेख। तो यहाँ पर इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन सभी के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं दोस्तों। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम इन अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व देखें कि भाई जो ये अभिलेख हैं इनका महत्व क्या है, तो इससे हमें, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, कि तात्कालिक जो राजनीतिक जानकारी होगी, सामाजिक जानकारी होगी, वहाँ की जो रिलीजियस जानकारी होगी, आर्थिक जानकारी होगी, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इन अभिलेखों के माध्यम से। और हम देखें तो इन अभिलेखों से हमें जो राजा होगा उस टाइम पे उसके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि उस राजा की ख्याति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, उस राजा का साम्राज्य कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, वो राजा महान था या कमजोर था या नालायक था, कैसा वो राजा था, उनके बारे में हमें अभिलेखों के बारे में जानकारी, उनके बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर हम देखें तो जो अभिलेख है अभिलेख से हमें जो राजा है, राजा के विदेशी संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अशोक के अभिलेख हैं तो अशोक के अभिलेखों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसके जो पड़ोसी राज्य थे या जो विदेशी राज्य थे इनके साथ इसके संबंध कैसे थे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सिक्के होते हैं दोस्तों, तो सिक्के भी पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और इन मुद्राओं से हमें राजा की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उसकी सांस्कृतिक जानकारी के बारे में भी पता चलता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो राजा है, अगर कोई राजा स्वर्ण के सिक्के चला रहा है, तो स्वर्ण मुद्राएं वो चला रहे हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस राजा की जो आर्थिक स्थिति होगी वो काफी मजबूत होगी, इसीलिए तो वो सोने के सिक्के चला रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो सिक्के होते हैं इनके अध्ययन से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं ये मुद्राएं। और मुद्राओं से किसी भी शासक या साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इन सिक्कों को देखें तो जो ये सिक्के होते हैं, अगर जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं दोस्तों। फिर जो ये मुद्राएं होती हैं इन पर अंकित तिथि से किसी भी शासक या साम्राज्य की कालक्रम की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है दोस्तों। फिर जो मुद्राएं होती हैं, जो ये सिक्के होते हैं, इनसे हमें तात्कालिक कला के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है या राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो कला प्रेमी था या वो कला को विशेष संरक्षण देता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्वाइंस हैं प्राचीन समय के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब ये है टेलीग्राम चैनल, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसके अलावा अगर हम स्मारकों को देखें तो जो मेमोरियल होते हैं ये भी भारत के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो भारत में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ था और आज हम अगर इन भवनों को देखें तो जो ये भवन है इनके कुछ अवशेष हमें मिल जाते हैं और इनके अवशेष से हमें पता चल जाता है कि जो ये भवन था इसमें किस प्रकार की निर्माण सामग्री का यूज किया गया था, उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी जिसके माध्यम से इसको बनाया गया था, या उस टाइम पे कैसे भवनों को बनाया जाता था।
या एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया जाता है कि जो राजा का भवन होगा इतना बड़ा भवन था। तो इससे बारे में भी इससे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो अगर हम आज के समय में देखें तो अधिकांश अवशेष संपूर्ण भारत में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा जो हड़प्पा है, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। हमने हड़प्पा के बारे में जाना, वहाँ का सामाजिक जीवन जाना, वहाँ का हमने कल्चरल जीवन जाना। फिर स्मारक हैं तो इसके अंतर्गत हम महलों को देखें या जो मंदिर है, जो इनकी शैली है, तो यहाँ से हमें वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था। और जैसे हम उत्तर भारत के मंदिरों की बात करें तो इनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती है और इनकी मतलब कि जिस शैली से ये मंदिर बनाए जाते हैं, जिस शैली में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उनको नागर शैली बोलते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहाँ की शैली को द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो उत्तर भारत में नागर शैली का यूज होता था मंदिरों को बनाने के लिए, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे द्रविड़ शैली का यूज होता था। और कुछ मंदिर ऐसे हुए दोस्तों कि जिस पर हमें नागर शैली का भी इफेक्ट दिखा और द्रविड़ शैली का भी इफेक्ट दिखा, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का हमें मिश्रित रूप हमें मंदिरों में दिखा, तो उसे हम वेसर शैली बोलते हैं दोस्तों। तो इससे भी हमारे इतिहास का निर्माण होता है, ये हमारे इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे स्मारक के बारे में हमने इस स्लाइड में देखा। फिर हम बात करते हैं मोहरों के बारे में, यानी कि जो स्टैंप होते हैं उनके बारे में। तो मोहरों की अगर हम बात करें तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ये मुख्य स्रोतों के अंतर्गत आती है। जैसे आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहां पर भी हमें अधिक मात्रा में मोहरें मिलती है दोस्तों। और उन मोहरों से हमें, जैसे कोई मोहर है, कोई स्टैंप है, उसके ऊपर किसी का चित्र बना हुआ है या कुछ लिखा हुआ है वहां पे, तो हमें वहां से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी मोहर के ऊपर किसी एनिमल का चित्र बना हुआ है, किसी पशु का चित्र बना हुआ है, तो हमें तात्कालिक जलवायु के बारे में पता चल जाता है, पशु जगत के बारे में पता चल जाता है, भाषा के बारे में पता चल जाता है, या धर्म के बारे में हमें और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चल जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें कि अगर जो सिंधु क्षेत्र से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई है वह किसी न किसी पशु की आकृति की है, और एक मोहर पर तो पशुपति शिव की मूर्ति भी उत्कीर्ण है। इससे ज्ञात होता है कि जो सैंधव लोग थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे या जो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग रहते थे, वे शिव की पूजा करते थे, यानी कि वो भगवान शिव की पूजा करते थे। और जो मोहरें हैं वो तात्कालिक आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्य व्यवहार की जानकारी हमें प्रदान करवाते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या उपकरण हो गए या आभूषण हो गए दोस्तों, तो भारत में जब विभिन्न पुराण स्थलों की खुदाई की गई तो वहां पर हमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ हमें उपकरण मिले जिससे वे लोग शिकार करते थे, ठीक है, और कुछ आभूषण मिले। तो इससे हमें वहां के उस टाइम का कल्चरल यानी कि जो कला के बारे में पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं कि जो पाषाण है यानी कि पत्थर है, धातु है, कुछ उपकरण पत्थरों से बनाए गए थे, कुछ धातुओं से बनाए गए थे और कुछ आभूषण थे। तो इनके अध्ययन से हमें उस युग के कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चीज है कलाकृतियां। तो आपने देखा होगा कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हमें अनेक मूर्तियां मिलती है, और जो ये मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो इससे हमें जैसे मूर्ति की बनावट के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ मतलब उस टाइम पे धर्म क्या था, वहाँ का कला क्या थी, उसकी संस्कृति के बारे में पता चल जाता है। और मूर्ति के माध्यम से हमें वेशभूषा के बारे में भी पता चल जाता है, उनके आभूषणों के बारे में भी पता चल जाता है दोस्तों। अगर आपने अजंता और बाघ की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर काफी चित्र बनाए गए हैं जिससे हमें वहां की संस्कृति के बारे में पता चल जाता है, या वहां का जो आर्ट था यानी कि कला थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों की ओर हम बढ़ते हैं। तो गाइस साहित्यिक स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक
सबसे फर्स्ट हम ले सकते हैं धार्मिक साहित्यों को, और एक हम ले सकते हैं धर्मेतर साहित्य, और थर्ड हम ले सकते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को। यानी कि जो धार्मिक साहित्य है, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड है, उन्हें हम धार्मिक साहित्य बोलते हैं, और जो धर्मेतर साहित्य हैं इनको हम सेक्युलर टेक्स्ट बोलते हैं, यानी कि ये धर्म से हट के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र या पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी, और भी कई सारे टेक्स्ट हैं जो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आती है। फिर थर्ड हम ले सकते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को, जैसे वेनसांग हो गया, फाहियान हो गया या मेगास्थनीज हो गया। तो जो विदेशी यात्री थे ये भारत में आए, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे देखा, महसूस किया, या जिन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे देखा, एक्सप्लोर किया, उन्होंने उन चीज़ों को एक बुक में लिख दिया या अपने यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा, तो उनको हम बोलते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। उन्होंने भारत में क्या क्या जानकारी अपने वृत्तांतों में दी, उन चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइज हम सबसे पहले देखेंगे धार्मिक साहित्यों को। तो जो धार्मिक साहित्य होते हैं इनके अंतर्गत हम ब्राह्मण साहित्यों को ले सकते हैं, बौद्ध साहित्यों को ले सकते हैं, और जैन साहित्यों को हम ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्यों को। ब्राह्मण साहित्यों में हम देखें तो जो सर्व प्रमुख स्थान है वो वेदों का होता है। अब वेदों को हम देखें तो वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, और वेद 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक है ऋग्वेद, फिर सेकंड है सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेदों में है, मतलब 4 वेद हैं, और जो सबसे प्राचीन वेद है, मतलब जिसको सबसे पहले लिखा गया है, वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे, जो आर्यंस थे, उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, या उनका जो कल्चर था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये आर्यंस थे ये कैसे अपने जीवन को जीते थे, या इनका कल्चर कैसा था। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कब लिखा गया है दोस्तों? तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में ये लिखा गया है। तो ऋग्वेद से हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर ऋग्वेद के बाद का जो टाइम पीरियड आएगा जिसमें लिखे गए हैं, सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया और अथर्ववेद लिखा गया। तो ऋग्वेद के बाद की जानकारी हमें इन वेदों से मिलती है, यानी कि सामवेद से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है और अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये 3 वेद हैं, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका हम टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए हैं। तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड होगा, इसके बीच की जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त हो जाती है, यजुर्वेद से प्राप्त हो जाती है और अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त हो जाती है। और ऋग्वेद से हमें जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिनका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC तक माना जाता है। तो जो ये वेद हैं, जो सारे वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इनसे हमें आर्यों के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनकी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की झलक मिलती है। तो जो ये 4 वेद लिखे गए, इनसे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है कि आर्यों का विस्तार कहाँ तक था, जो ये आर्यंस थे ये कहाँ कहाँ तक रहते थे भारत में, इनके विस्तार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, या ये किस धर्म को मानते थे, या इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, ये किसकी पूजा करते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है, सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि ये जीवन का निर्वहन करने के लिए किस प्रकार से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते थे, उनकी झलक मिलती है हमें वेदों से। वेदों को हम देखें तो प्रत्येक वेद के हमें 4 अंग मिलते हैं। पहला संहिता बोला जाता है, दूसरे को ब्राह्मण बोला जाता है, तीसरा आरण्यक और उपनिषद। जो ये 4 हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो ये सारे वेद के अंग हैं। तो उस टाइम पे शिक्षा कैसे दी जाती थी? तो मौखिक रूप में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे सारे जो ब्राह्मण थे वो बैठते थे, और जो गुरु होते थे वो यहाँ पे बैठ के इस टाइप से शिक्षा दिया करते थे। फिर वेद के बाद हम आते हैं उपनिषदों में। तो उपनिषद भी इसी काल की रचना मानी जाती है, जो किसी न किसी वेद से संबंधित है। अभी हमने देखा था कि जो वेद है, वेद के 4 पार्ट्स हैं,
संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। तो जो आरण्यक होते हैं दोस्तों, मतलब आरण्यक का मतलब है कि वन में जाकर जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी, इस टाइप से जो गुरु होते थे, गुरु वन में बैठ के अपने विद्यार्थियों को ये शिक्षा दिया करते थे, इस टाइप से। तो उपनिषद से भी हमें हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें जो प्राचीनतम दार्शनिक ज्ञान है उसकी हमें झलक मिलती है उपनिषदों से। फिर आते हैं हम वेदांगों की ओर। तो वेदांग से भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या था दोस्तों, जो वेद थे, वेद जटिल थे, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और जो वेदांग हैं वो 6 प्रकार के हैं। पहला शिक्षा है, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो 6 वेदांग हैं। वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांगों से दोस्तों हमें प्राचीन भारत की जो धार्मिक अवस्थाएं थी उनका ज्ञान प्राप्त होता है। और वहीं दूसरी ओर उस टाइम की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर वेदांगों के बाद हम पुराण में आते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, जो कि हमारे इतिहास को जानने के एक इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। तो पुराणों की संख्या हम देखें तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण, इसमें हमें राजवंशों का विवरण मिलता है, पूरे राजवंशों का विवरण प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमें इतिहास को लिखने में, इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सरलता होती है। लेकिन जो ये 3 पुराण हैं, इसमें जो राजवंशों के बारे में जानकारी दी गई है, ये भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर जो ये पुराण है, पुराण जब महाभारत का युद्ध हो गया था तो उसके बाद किन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज किया था, शासन किया था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन है, एकमात्र जो सोर्स है, वो हमारे पास पुराण है। तो पुराण हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं हम बौद्ध साहित्यों के बारे में। तो ये देखा था हमने, ब्राह्मण साहित्य को देखा था, इसमें हमने वेदों को देखा, वेदांगों को देखा, फिर हमने उपनिषदों को देखा। तो इससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। फिर सेकंड आते हैं हम अब बौद्ध साहित्यों के बारे में, यानी कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हमें वेदों से, उपनिषदों से, उसी प्रकार से हम अब बौद्ध साहित्यों को देखते हैं। तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पहले पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन जब आगे महायान धर्म का विकास हुआ तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों जो ये थे, मतलब कि जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पहले पाली भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि जो पाली भाषा थी वो जन सामान्य की भाषा थी। और ये ग्रंथ इस प्रकार से लिखे गए थे कि ताकि इनको जो एक साधारण मनुष्य है वो भी समझ सके, पाली भाषा में लिखे गए थे इसलिए। लेकिन जब बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान में, तो उसके बाद जो बौद्ध ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में भी लिखे जाने लगे थे। बौद्ध ग्रंथ का जो मूल है वो त्रिपिटक है, और त्रिपिटक में दोस्तों सूत पिटक आता है, विनय पिटक आते हैं और अभिधम पिटक आता है। तो जो सूत पिटक है, सूत पिटक में हमें जो भगवान बुद्ध थे इनके वचनों तथा धार्मिक विचारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है सूत पिटक से। फिर हम जब विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें हमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है कि बौद्ध संघ में अगर किसी को प्रवेश पाना है तो उसके क्या नियम होंगे, जो बौद्ध भिक्षु है उसके क्या नियम होंगे। तो ये सारी जानकारी हमें विनय पिटक से प्राप्त होती है। फिर जो अभिधम पिटक है उसमें हमें बौद्ध दर्शन का विवेचन प्राप्त होता है, यानी कि बौद्ध का जो दर्शन था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो ये तीनों पिटक हैं, यानी कि सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, इससे हमें जो भगवान बुद्ध थे उनके मृत्यु के समय की जानकारी प्राप्त होती है, और मृत्यु के बाद क्या हुआ उसकी हमें राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है, सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है, और वहाँ की आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जातक कथा। तो जातक कथा से हमें जो बुद्ध थे, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में पता चलता है, तात्कालीन समाज के बारे में पता चलता है, किससे, जो ये हमारे जातक कथाएं थी। फिर आते हैं दोस्तों हम कि जो बौद्ध साहित्य थे
और हमें इनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे हमें जो रिलेशन थे अदर कंट्रीज से भारत के, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि वैदेशिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं दोस्तों हम जैन साहित्य की ओर। तो जिस प्रकार से बौद्ध साहित्य लिखे गए थे, बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, उसी टाइम पे जो जैनिज्म था, जैन धर्म भी फैल रहा था, तो जैनियों के भी कुछ साहित्य लिखे गए जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो जैन ग्रंथ थे इनकी रचना किसमें हुई थी, तो प्राकृत भाषा में हुई थी, क्योंकि ये लोग भी जन सामान्य से कनेक्टेड थे। और जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ से हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों अभी तक हम जितने भी साहित्य देख रहे हैं, चाहे हमने अभी वेद देखा है, बुद्ध साहित्य देखा है और अभी हम जैन साहित्य देख रहे हैं, तो इससे हमें एक तो उस टाइम की राजनीतिक जानकारी प्राप्त हो रही है, सामाजिक जानकारी प्राप्त हो रही है, और जो इकोनॉमिक है यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे हम देखते हैं जो भगवती सूत्र है, वहाँ से हमें भगवान महावीर के जीवन पर मतलब कुछ प्रकाश पड़ता है, मतलब कि भगवती सूत्र से हमें भगवान महावीर के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि वहाँ के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो भद्रबाहु चरित्र है, उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं के बारे में पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। भद्रबाहु चरित्र से हमें ये पता चल रहा है। उसके बाद जो जैन ग्रंथ हैं उनके कुछ ऐसे अंश है जिसके आधार पर हम महावीर कालीन इतिहास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जो जैन ग्रंथ हैं, कई सारे अंश ऐसे हैं जैन ग्रंथों के जिससे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट गैर धार्मिक साहित्य के बारे में, यानी कि जो अभी तक हमने देखे हैं वो थे धार्मिक साहित्य जिससे हमें धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी और उससे हम इतिहास का पता ले रहे थे कि क्या क्या उस टाइम पे सामाजिक जीवन होगा, राजनीतिक जीवन होगा। अब हम देख रहे हैं गैर धार्मिक साहित्य, यानी कि इनको हम सेक्युलर टेक्स्ट भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लें तो जो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी उससे हमें पूर्व मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, या जो वृहत कथा मंजरी है जिसको क्षेमेंद्र ने लिखा है, या कथा सरित सागर जिसे सोमदेव ने लिखा है, ऐसे कुछ साहित्य हैं जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अर्थशास्त्र को हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में लिया जाता है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य के द्वारा इसको लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र, मौर्य काल की जो सबसे सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो पतंजलि थे, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, इससे हमें शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमें मालविका अग्निमित्रम, यानी कि जो कालिदास ने लिखी थी मालविका अग्निमित्रम, इससे भी हमें शुंगकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। उसी प्रकार से हम देखें तो जो साहित्यिक साक्ष्य है उसमें जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने अपने संरक्षकों की जीवनी लिखी है जिससे हमें उस टाइम के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हर्षवर्धन थे तो हर्षवर्धन के काल में हर्षचरित लिखी गई जिसे कि बाणभट्ट ने लिखा था, तो उससे हमें हर्षवर्धन के राज्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो यहाँ पे घूमने आए या जो ये विदेशी यात्री थे ये यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे या ये टूरिज्म के वे से आते थे, यानी कि ये घूमने के लिए आते थे, एक्सप्लोर करने के लिए आते थे। तो इन्होंने भारत में जो कुछ भी देखा उसको उन्होंने किसी बुक में लिख दिया या अपने जो उन्होंने यहाँ पे महसूस किया उसको उन्होंने एक बुक में लिख दिया। तो वो उससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अध्ययन की साहित्यिक स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उनका अपना महत्व है। कुछ जो
विदेशी यात्री थे ये पर्यटक बन के भारत आए, या जो कुछ राजदूत बन के आए, या कुछ यहाँ पे आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो ये अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेगास्थनीज को। तो जो मेगास्थनीज थे ये ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में एक राजदूत के रूप में आए थे। यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में ये भारत में आए। तो इन्होंने यहाँ पर जो मौर्य काल के बारे में लिखा, जो उन्होंने अनुभव किया यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। तो उन्होंने इसमें मौर्य शासन के बारे में लिखा, मौर्य काल के बारे में लिखा। लेकिन जो वास्तविक इंडिका है ये अब हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इंडिका को आधार बना के कुछ जो परवर्ती काल के लेखक थे, मतलब कि जो बाद के लेखक थे, उन्होंने लिखा था, तो उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि जो इंडिका थी, इंडिका को आधार बना के कुछ लेखक थे, जैसे एरियन थे, स्ट्रेबो, प्लिनी आदि की जो रचनाएं हैं उससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और उन्होंने इंडिका को बेस बना के ये सारी चीजें लिखी है। तो मेगास्थनीज के अनुसार, जो मेगास्थनीज है ये बोलते हैं कि भारत में जो भारतीय समाज था उसमें 7 वर्ग होते थे, और वो बोलते हैं कि जो भारत था ना, भारत में दास प्रथा नहीं होती थी। उन्होंने इसके अलावा ये भी लिखा कि जो भारत है, भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, यानी कि दुर्भिक्ष नहीं पड़ते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट जो फॉरेनर राइटर हैं वो है फाहियान। तो फाहियान एक चीन भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है, और ये भारत के बारे में जानकारी लिखता है, भारत के बारे में अपने विवरण को लिखता है, यहाँ की ये धार्मिक स्थिति के बारे में लिखता है, आर्थिक स्थिति के बारे में लिखता है। लेकिन जो फाहियान का जो विवरण है वो राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन नहीं देता है। तो फाहियान बोलता है कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल में जो विनिमय होता था, वस्तु का विनिमय होता था, वो कौड़ियों के माध्यम से होता था। फिर नेक्स्ट है वेनसांग। तो जो वेनसांग थे ये एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। ये वेनसांग मतलब कि ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आता है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है, मतलब वहां पे ये बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करता है। इसने एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जिसको सीयूकी कहा जाता है। तो जो ये वेनसांग था ये कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था, और वेनसांग क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा करता है और उन्हें राजाओं की जाति का बताता है, और जो शूद्र थे, शूद्रों को ये कृषक कहता है। फिर ये थे हमारे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में।